आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशनल एनालिसिस किस तरह का प्रोसीजर है। तो बच्चों, अगर हम फिज़िक्स में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हम लोगों ने ढेर सारी टाइप्स की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की स्टडी करी है। इसके पहले आप लोगों ने 9th-10th में कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ को स्टडी करी फिज़िक्स के, जैसे आपने वर्क के बारे में स्टडी किया, फोर्स के बारे में स्टडी किया, टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो इस तरीके से ढेर सारे हम लोगों ने इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की स्टडी फिज़िक्स में कर रखी है। तो हमें ये जानना है कि हम अपनी स्टडी को लिमिटेड करने के लिए, ताकि हमारी स्टडी एक पैटर्न्स में हो, एक तरीके से हो, तो इसके लिए हम लोगों ने एक मेथड यूज़ किया कि हम कुछ क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कंसिडर कर ली। जैसे आप लोगों ने ये जान रखा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज सम अनदर क्वांटिटीज आर आल्सो। सो उन क्वांटिटीज़ को जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में नहीं आई, उन क्वांटिटीज़ की स्टडी करने के लिए हम लोगों ने बेस बनाया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेसिस पे ही हम स्टडी करेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फोर्स हो, एनर्जी हो, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी किस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड है। तो बेसिकली डायमेंशन इज़ अ टेक्निक्स एंड इट डिनोट्स द फिजिकल नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो हम ये कह सकते हैं डायमेंशन डिनोट्स द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डिनोट्स द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का नेचर कैसा है, इसे डिनोट करता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं फिजिक्स में। जैसे एग्जांपल में कहा जाए मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन, प्रेशर, पावर, दिस ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। तो हम ये डिनोट करते हैं डायमेंशन का यूज़ करके कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर क्या है। साथ में अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात बोले तो डायमेंशनल एनालिसिस हमें ये डिफाइन करता है कि डायमेंशनल एनालिसिस इज अ मेथड टू डिटरमाइन विच फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंड ऑन विच बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जैसे हम कह लें कि हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ क्या है, मास, लेंथ और टाइम, दिस आर द बेसिक क्वांटिटीज़। एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम लोगों ने पढ़ रखी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेसिस पे हम ये जानना चाहेंगे कि कोई भी क्वांटिटीज़ अगर और फिजिक्स में हम पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो वो क्वांटिटीज़ उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से किस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड है। जैसे देखते हैं अभी, तो इसको मैं नोट करता हूँ। डायमेंशनल एनालिसिस is a method to express any physical quantity, और सिंपली कह सकते हैं to express which physical quantity depend on विच फंडामेंटल क्वांटिटीज है क्वांटिटी। ठीक है, तो हम ये क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम देखते हैं तो उसको एक्सप्रेस करते हैं हम कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड है। फॉर फोर्स हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है फोर्स के बारे में, तो हम ये जानते हैं, एग्जाम्पल देखा जाए फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला भी हमें मालूम है, द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या एक्सेलरेशन एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो नहीं, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में रखें तो क्या रख सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड होता है, वेलोसिटी बाई टाइम पे। अब क्या वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो नहीं, वेलोसिटी भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो वेलोसिटी को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करना चाहें तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसके ऊपर डिपेंड हो रही है,
सो इट डिपेंड ऑन मास एज वेल एज लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ एंड टाइम। तो फोर्स का इफेक्ट मीन्स अगर हम देखें तो फोर्स की डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो रही है, तो फोर्स डिपेंड हो रहा है मास के ऊपर, फोर्स डिपेंड हो रहा है लेंथ, चेंज इन पोजीशन के ऊपर अगर बॉडी मोशन कर रही है तो, और साथ में टाइम के ऊपर। तो अगर हम इन 3 फैक्टर्स को चेंज करते हैं, पहला तो ये पता चला कि फोर्स की डिपेंडेंसी किससे है, मास से, लेंथ से और टाइम से, एंड दीज 3 आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो पहली चीज़ हम ये जस्टिफाई करें कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है। अब इससे हम ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर हम मास को चेंज करें तो फोर्स चेंज हो जाएगा। डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या पता किए कि क्या डिपेंडेंसी है, किससे डिपेंडेंसी है, और जिससे डिपेंडेंसी है अगर उसे हम चेंज करते हैं तो जो डिपेंडेंट है वो भी चेंज होगा। तो जैसे अगर हम मास को चेंज करें तो फोर्स भी चेंज होगा, चेंज इन पोजीशन को डिफरेंट रखें तो फोर्स भी डिफरेंट होगा, और टाइम इंटरवल जो लगा है एक जगह से दूसरे जगह जाने में उसे भी चेंज करें तो फोर्स चेंज होगा। साथ में हम ये देख रहे हैं कि हम ये भी जस्टिफाई कर रहे हैं साथ में कि किस पावर पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर मास की बात करें तो मास को डबल किया फॉर गिवन लेंथ और टाइम के लिए तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, लेंथ को डबल किया तो लेंथ भी डबल होगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर मास और लेंथ के ऊपर पावर क्या है, 1 का। साथ में अगर टाइम को देखें तो टाइम को अगर हम डबल करते हैं तो डबल के ऊपर किसका पावर है, 2 का। टाइम के ऊपर किसका पावर है, 2 का। इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स में चेंजेस होंगे किसके, 4 टाइम्स के चेंज होंगे। अब अगर ये टाइम नेगेटिव में होता तो ये फोर्स डिक्रीज होता 4 टाइम्स, और अगर ये पॉजिटिव में होता तो फोर्स इंक्रीज होता। तो इस तरीके से हम डिपेंडेंसी रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे अब अगर और लिखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। तो अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, और टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम विल रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट टाइम क्वांटिटी इज कंसिडर्ड टू बी टाइम। तो अब देखिए, तो वेलोसिटी को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो या तो हमें लेंथ को चेंज करना पड़ेगा या तो टाइम को चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये जान सक रहे हैं कि ये वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब क्या यहाँ वेलोसिटी का रिलेशन मास से है, तो हम कहेंगे नहीं, मास से रिलेट नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशन पे अगर हम मास को चेंज करते हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जानते हैं कि हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस करने का क्या फ़ायदा है कि हम रिलेशन इस्टेब्लिश करवा सकते हैं, और साथ में ये भी डिपेंडेंट कर सकते हैं, ये डिपेंडेंसी जान सकते हैं कि एक को चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में कितने का चेंज होगा। साथ में एक को चेंज कर रहे हैं तो अगर उसे डिक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरा इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू जानेंगे, तो इसको धीरे धीरे देखेंगे। अब बात होती है कि जब भी हम किसी चीज़ को डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन टेक्निक क्या होती है, तो हम कहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है हमें डायमेंशनल क्वांटिटी का, तो अगर हमें किसी क्वांटिटी को डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, यूजुअली हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। जिस क्वांटिटी को देख रहे हैं उसकी डिपेंडेंसी रिलेशन हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ओके, अब जैसे अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं डायमेंशन, मान लेते हैं कि हमें ये मालूम हो, हम एग्जाम्पल देखते हैं डायमेंशन का। पहला एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूँ, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ मास। तो मास क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है मास तो उसकी डिपेंडेंसी तो उसी से होगी। कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी उसी फंडामेंटल क्वांटिटी से होती है। तो हम कहेंगे मास का जो डायमेंशन होगा वो किस पे डिपेंड है, तो हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में दिस मास इज डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, तो हम इसको m से लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। साथ में अगर हम देखें सेकंड, तो अगर हम लेंथ का डायमेंशन निकालना चाहें तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, तो लेंथ इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सो इट्स डायमेंशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज लेंथ। ठीक है, थर्ड, अगर हम डायमेंशन निकालना चाहते हैं टाइम का, तो हम कहेंगे टाइम का डायमेंशन क्या होगा, तो टाइम का डायमेंशन हम
टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब यहाँ बात होती है कि कई बुक्स में हम इनके डायमेंशन को कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें बेसिक क्वांटिटीज़ हमने देखा है मास, लेंथ और टाइम, तो डायमेंशन के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम MLT तीनों का यूज़ करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, M L के ऊपर डिपेंडेंसी 0 का और T के ऊपर डिपेंडेंसी 0 का और मास के ऊपर डिपेंडेंसी 1 का है। तो हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों की मीनिंग सेम है। यहाँ पे हमने m के ऊपर 1 का पावर नहीं दिया है, सिंपली किसी चीज़ के ऊपर अगर पावर ना लगा जाए तो 1 का ही पावर होता है। साथ में क्या मास लेंथ पे डिपेंड है तो कहेंगे नहीं, और टाइम पे डिपेंड है तो कहेंगे नहीं। ऐसे कंडीशन पे इसका डायमेंशन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्या लेंथ को लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, मास पे डिपेंड है तो हम कहेंगे नहीं, लेंथ पे डिपेंड है हाँ, और टाइम पे डिपेंड है नो। ओके, उसी तरीके से टाइम को क्या लिख सका जा सकता है, m0 L0 t के ऊपर 1 का पावर। तो बेसिकली हम लिखते ऐसे हैं या ऐसे। उसके बाद अब हम लोगों ने थ्री डिफरेंट बेसिक क्वांटिटीज़ की डायमेंशन देख ली। नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ अनदर क्वांटिटी दैट इज़ एरिया, तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो एरिया इज इक्वल्स टू मास इंटू लेंथ, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। चाहे जो भी फॉर्मूला हम एरिया का यूज़ करें, हम देखते हैं कि अगर हम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करें तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है, लेंथ, आर के दो बार लेंथ का आर का 2 बार यूज़ किया गया, मीन्स लेंथ का 2 बार यूज़ किया गया है। तो हम क्या कहेंगे, एरिया इज ऑलवेज, हम लोगों ने सर्कल में देखा तो आर स्क्वायर मीन्स लेंथ का स्क्वायर। साथ में अगर रेक्टेंगल देखें तो रेक्टेंगल में भी लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 बार लेंथ आ रहा है। तो हम कहेंगे एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और मीटर मीन्स लेंथ, तो हम इसको कहेंगे L स्क्वायर। ओके, नाउ अगर मैं आपसे इसके फॉर्म में पूछूं तो आप क्या बताओगे, तो कहोगे m0 L2 T0। अब अगर हमसे डायमेंशन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो हम कहेंगे वॉल्यूम इज इक्वल्स, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, तो हम कहेंगे वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, क्यूब में होती है, लेंथ के क्यूब में। तो सिंपली इसको हम क्या लिखेंगे, L3। नाउ L3 को हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, m0 L3 T0। ओके, क्या अब हम डेंसिटी का वॉल्यूम डेंसिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी का अगर हम डायमेंशन कैलकुलेट करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम होता है इसका फॉर्मूला। तो मास तो डायमेंशनल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा m, और लेंथ वॉल्यूम की डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाल रखी है तो L3। क्या ये L3 अगर ऊपर आता है तो क्या हो जाएगा, m1 L3 माइनस के साथ और t रेज टू द पावर 0। तो हम डायमेंशन ऑफ डेंसिटी भी नोट कर लिए। ओके, नाउ अब क्या आप डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे 7 देखते हैं पॉइंट कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हम कहेंगे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखे, लेंथ, और टाइम के लिए नीचे t, तो हम इसको LT -1 लिख सकते हैं, और m की वैल्यू 0 भी लिख सकते हैं। साथ में अगर हम निकालते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन, तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड किसके किसके ऊपर होगी। तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हम जानते हैं कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, लेंथ और टाइम पे। तो यहाँ पे LT -1 लिखा जा सकता है वेलोसिटी के जगह पे, और टाइम के जगह पे t लिखा जा सकता है। ये t ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू LT -2। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन निकाल लिया। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं हम प्रॉब्लम को। हम लोगों ने बेसिक क्वांटिटीज़ हम लोगों ने कुछ देख ली। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है।
मास इंटू एसेलरेशन। तो हम फोर्स के फॉर्मूले में मास इंटू एसेलरेशन, और एसेलरेशन का डायमेंशन तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज एल टी माइनस टू, और मास का क्या होता है m, तो इट विल बी इक्वल्स टू m इंटू एल टी माइनस टू, जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हम क्या पाएंगे, दिस विल इक्वल्स टू m एल टी माइनस टू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना होगा कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t माइनस टू, और जिसको सिंपली हम क्या पढ़ सकते हैं, एम एल टी माइनस टू। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा बच्चों कि फोर्स का डायमेंशन क्या आया है, एम एल टी माइनस टू। अब नेचर में जितने टाइप्स के फोर्स हों, चाहे किसी भी टाइप के हम फोर्स को पढ़ रहे हैं, सबका डायमेंशन हमारा एम एल टी माइनस टू ही होगा, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स हो, ठीक है। जिस तरह के भी हम फोर्स को पढ़ेंगे, सारे फोर्सेस हमारे कैसे होंगे, उनके डायमेंशन एम एल टी माइनस टू ही होंगे। नेक्स्ट हम थोड़ा देखते हैं कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है, तो मोमेंटम आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन हमें मालूम है और वेलोसिटी का डायमेंशन है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हम पाएंगे क्या कि इट विल इक्वल्स टू एम एल टी माइनस वन। कैसे पाया, तो ये देखिए मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, तो ये मिल गया। नाउ अब अगर हम मोमेंटम भी कैलकुलेट करिए, नाउ अब देखते हैं व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, जिसको आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। प्रेशर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और एरिया का डायमेंशन हम पहले से निकाल चुके हैं, एंड द डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर। सो अगर इसको सॉल्व करें तो बच्चों क्या आएगी वैल्यू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो ये हमने पाया कि प्रेशर का डायमेंशन भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ if we want to calculate the another important dimension, and that dimension is the dimension of energy। आपको फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन मालूम ही होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही हमारे 11th और 12th में के सिलेबस में बहुत बार आपके सामने इनकाउंटर होंगे। बेसिकली हम एनर्जी और फोर्सेस की ही स्टडी ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमें इनके डायमेंशन को मालूम होना चाहिए। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज ए टाइप्स ऑफ वर्क डन। वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन निकाल, जिस तरीके से मैंने कहा कि हर एक फोर्स का डायमेंशन सेम होगा, उसी तरह से हर एक टाइप की एनर्जी की भी डायमेंशन सेम होगी। मीन्स काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वर्क डन हो, दिस ऑल हैव अ सेम डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। सो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को निकालें तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। थोड़ा सा हाफ अभी हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया जाए एनर्जी को निकालना है तो वर्क डन, एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड एनर्जी। द फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू, और एनर्जी का है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एक डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, इसका 1 और इसका 2। तो ये बच्चों आप याद कर सकते हो, फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन आपको मालूम होनी चाहिए। अभी मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको फोर्स और डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन मालूम है तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन मालूम होनी चाहिए ना हो। अब थोड़ा सा अगर हम कैलकुलेट करना चाहे, हम जान रहे हैं कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, तो हम कहते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है 9th में कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी। तो हम सिंपली फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन को क्या लिखेंगे, टी रेज टू द पावर -1। व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ, तो it is very simple to calculate wavelength, dimension of wavelength. Why? Because wavelength is what? It is a distance traveled by wave in one oscillation. So distance का क्या होगा डायमेंशन, हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है लेंथ। तो हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की भी डायमेंशन कैलकुलेट कर ली। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जानना है बच्चों कि अगर हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो हम ये कहेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगल इन रेडियन अपॉन टाइम।
और एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना होगा। एंगल डज नॉट हैव अ डायमेंशन। एक एंगल को मैंने रिप्रेजेंट किया, लेट दिस एंगल इज थीटा, तो थीटा इज एन एंगल एंड इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन बट इट हैज़ यूनिट। इसकी यूनिट किस में रिप्रेजेंट करी जाती है? रेडियन में। सो एंगल की डायमेंशन नहीं होती है, तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? सो इट इज ऑल्सो रिटन एज डायमेंशन ऑफ टाइम रेज़ टू द पावर -1। तो हम यहाँ देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन सेम हो जा रही है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि एंगल डज नॉट हैव एनी डायमेंशन बट इट हैज़ सम यूनिट। ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखा जाए तो हमको ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, मीन्स दैट क्वांटिटी हैज़ डिपेंड ऑन देयर बेस क्वांटिटी विथ अ यूनिक प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने जाना कुछ क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को। इस तरीके से आप ढेर सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ आप इन प्रॉपर्टीज़ का, जिस तरीके से मैंने डायमेंशन को कैलकुलेट किया, इस तरह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंसन जिसके आपको फॉर्मूलेज याद हो या फिर आप बुक से प्रिस्क्राइब करके फॉर्मूलेज को देख सकते हो, उनके डायमेंशन को कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हो कि क्या आपने डायमेंशन कैलकुलेट करना सीखा है या नहीं सीखा। आपको मैंने बेसिक टेक्निक बता दी कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट यू जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है और फॉर्मूला मालूम है तो उसको आप उसी फॉर्मूले में रख के और उस क्वांटिटीज़ को तब तक उसके फॉर्मूलेज को सब्स्टिट्यूट करते रहोगे जब तक कि वो बेस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट ना हो जाए। जैसे अगर हम चाह रहे हैं, एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ स्मॉल जी, अगर मैं स्मॉल जी की डायमेंशन पाना चाहता हूँ तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी? इसकी डायमेंशन एक्सेलरेशन के बराबर होगी बच्चों। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपको मालूम है, क्या है? LT-2। साथ में दूसरा अप्रोच अगर यूज़ करें तो हमने एक तरीका देखा कि नाम से कैलकुलेट कर लिए। नाउ अगर हमें ये मालूम है कि F का फॉर्मूला मास इनटू ग्रेविटी होता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स अपॉन मास। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन मालूम है तो मोस्ट ऑफ द डायमेंशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, जी की डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें डायमेंशन ऑफ फोर्स और डायमेंशन ऑफ मास मालूम होना चाहिए। फोर्स की डायमेंशन अभी मैंने आपको बताई थी एंड इट विल बी MLT-2। ठीक है, एंड मास की डायमेंशन क्या होगी? तो हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ मास इज m। सो मास विल कैंसिल आउट मास। क्या मिला हमें रिजल्ट? LT-2, जो कि मैं पहले ही बता रखा हूँ कि अगर आपको नाम मालूम है, देखते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डायमेंशन क्या आया। नाउ अब एक और चीज़ देखिए कि हमें कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ की। मान लिया जाए इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो हमें यह मालूम है कैपिटल जी का डायमेंशनल कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए इसका मतलब हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो हम कहेंगे फॉर्मूला क्या है? F इज टू जी मास ऑफ फर्स्ट बॉडी मास ऑफ सेकेंड बॉडी अपॉन RF², जिसको आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। सो जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? FR² अपॉन मास ऑफ फर्स्ट बॉडी और मास ऑफ सेकेंड बॉडी। सो अगर अब हमें फिर से देखो फोर्स का अगर हमें डायमेंशन मालूम हो तो हम जी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स, लेंथ एंड मास, वी गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपके लिए आसान है। ठीक है, तो अगर आप मैं कैलकुलेट करने की बात करूँ तो मैं खुद कर दे रहा हूँ। MLT-2 फोर्स का हो जाएगा, रेडियस है तो रेडियस इज लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, और नीचे क्या है? मास, तो kg का स्क्वायर, मास का स्क्वायर दैट इज m2। तो नाउ अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? m-1 L3T-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, अब देखते हैं कि मैंने कहा फोर्स के साथ साथ आपको एनर्जी की भी डायमेंशन मालूम होनी चाहिए। सो अगर आप एनर्जी से इक्वेट करना चाहो तो आप कैलकुलेट करो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ पावर। पावर का डायमेंशन आपको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपने पावर की को क्लास 10th में पढ़ रखा है एंड इट विल इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन एनर्जी
कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, साथ में अपनी क्लास 9th में भी पावर पढ़ा है, मैकेनिकल एनर्जी जब आप पढ़े थे तो वहाँ पे एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर आपको एनर्जी की डायमेंशन मालूम है तो पावर की डायमेंशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था डायमेंशन ऑफ एनर्जी, आप फोर्स की डायमेंशन में एल के जगह पे क्या करना है, आपको एल के पावर 2 करना है। फोर्स का डायमेंशन आपको मालूम है, मैंने आपको अभी बताया कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mL/t-2। और एनर्जी की डायमेंशन बनानी है तो इस एल को 1 के जगह पे आप क्या कर लो, 2 कर लो। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम से टाइम को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास कैंसिलेशन नहीं, ऊपर जाएगा तो माइनस साइन में, सो वैल्यू आएगी mL²t-3। सो इस तरीके से हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें याद करना है बहुत इंपॉर्टेंटली कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। These are the two important quantities that are used to calculate the dimension of another quantity very easily. Okay? तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे और भी टॉपिक्स देखेंगे रिगार्डिंग डायमेंशन। थैंक यू।